हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। इसमें हम बात करेंगे इंडियन जीके जीएस के बारे में। ठीक है, इंडियन जीके जीएस के हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिकली रिलेटेड होंगे हमारे हिस्ट्री से। ठीक है, धीरे धीरे हम सारे फॉर्मेट को कवर करेंगे। पहले हिस्ट्री को देखेंगे, फिर पॉलिटी ज्योग्राफी भी हम धीरे धीरे कर लेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड के लिए अभी 30 दिन बाकी है। तो 30 दिनों में हम 10-10 दिन में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आज से सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज 100+ एमसीक्यूज डेली करेंगे। 100+ एमसीक्यूज करने का टारगेट बनाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी टाइम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो देखिए आज हमारा जो चैप्टर रहेगा ये रहेगा मौर्य काल से। ठीक है, मौर्य काल से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, सांची का स्तूप किसने बनवाया? जो सांची का स्तूप है ये किसने बनाया था? सांची का स्तूप बनाया था हमारा अशोक ने। ठीक है, अशोक ने बनाया था सांची का स्तूप। फिर है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं इनको पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप क्या थे? पहले अंग्रेज थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग का युद्ध हुआ था, उसकी विजय को लेकर, तथा क्षत्रियों के जितने भी वर्णन है तो ये अशोक के किस शिलालेख में मिलते हैं? तो अब देखिए गाइज, ये सारे क्वेश्चन जो भी एंसाइंट हिस्ट्री थी ना, प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत में आपको बहुत पहले ही करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक करना। लास्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्य वंश, शुंग वंश, सारे जितने भी वंश थे उनको हमने अच्छे से कंप्लीट करा है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज, ये भारत में किसके दरबार में आए थे? ये आते हैं हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? ये पराजित किया था हमारा 305 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। अब देखिए सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में कब युद्ध होता है? 305 ईस्वी पूर्व में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चंद्रगुप्त जीत जाते हैं और सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं। सेल्यूकस निकेटर क्या होता है, ये सिकंदर के साथ क्या करता है, सिकंदर के साथ भारत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो इनमें से ऐसा कौन सा राजा है जो हमेशा जनता के संपर्क में रहता था? वो था अशोक। ठीक है, अशोक क्या रहते थे, हमेशा जनता के संपर्क में रहते थे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो जब उन्होंने 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध जीता था, तो 261 ईस्वी पूर्व कलिंग को जीतने के बाद उन्होंने क्या किया था? तो कलिंग को जीतने के बाद उन्होंने क्या करा था? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। उसमें क्या हुआ ना, लाखों लोग मारे गए थे, जो खुद इनके भी थे और कलिंग के भी थे, मतलब ठीक है, जो कलिंग राजा थे खारवेल उनके भी थे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में काफी भारी नुकसान हुआ, काफी सैनिक मारे, तो उनका जो रक्तपात था उसको देखकर अशोक का दिल, जो हृदय था वो पात पात हो गया था, वो टूट गया था। इसी के बाद उन्होंने युद्ध न करने की हमेशा शपथ ले ली कि आज से मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो इनकी जो अभिलेख हैं वो है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में इनकी क्या मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं। और देखिए इनका एक अभिलेख कहाँ से मिला है, कालसी से मिला है। ठीक है, कालसी कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, देहरादून कालसी से अशोक का एक अभिलेख मिला है। फिर देखिए, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखिए गाइस, आजकल यूके पीएससी क्या कर रहा है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछता है। ठीक है, जैसे परसों वाले एग्जाम में पूछा था सकारी किस राजा को कहा जाता था, तो वैसे ही पूछा जाएगा वृषल किस राजा के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो जो ये वृषल शब्द है ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग होता था। ठीक है, किसके लिए प्रयोग होता था, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग होता था। और किस ग्रंथ में हुआ है, ये हुआ है
मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस नामक एक ग्रंथ है, इसमें प्रयोग हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल नामक शब्द। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने किस चीजों का विकास किया था, ये बेसिकली पूछा है। तो पहला है संस्कृति, कला व साहित्य, ये बिल्कुल सही होगा। सोने के सिक्के, ये भी इन्होंने जारी करे थे। हिंदू कुश तक साम्राज्य, ये भी सही है। लेकिन इसमें से गलत क्या होगा? प्रांतीय विभाजन। इनके टाइम पे प्रांतीय विभाजन नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1, 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कथन ए दिया है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण दिया है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, क्या चीजें इसमें है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। तो देखिए ए और आर दोनों क्या है? बिल्कुल सही है, लेकिन आर क्या है? ए की व्याख्या नहीं करता है। ये जो आर वाला ऑप्शन है, मतलब कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये ठीक है। लेकिन ऊपर है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। तो इन दोनों की तो कोई भी व्याख्या नहीं हो रही है, एक दूसरे से कुछ भी रिलेटेड नहीं है तो दोनों सही लेकिन रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी के जो प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए अशोक के जो शिलालेख मतलब रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है। तो उनमें कौन कौन से इसके अभिलेख या शिलालेख शामिल हैं? तो ये शामिल हो जाएंगे हमारे दूसरा एवं 13वां शिलालेख। ठीक है, जो दूसरा और 13वां शिलालेख है ये संबंधित है इससे। ठीक है, जो संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। फिर है कथन ए और कारण आर। कथन ए है हमारा, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। दूसरा है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि देखिए ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में, किस राज्यादेश में मिलता है? ये मिलता है हमारा मास्की में। ठीक है, कहाँ मिलता है? मास्की में मिलता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा? ये होगा हमारा, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। फिर देखिए श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? जो श्रीनगर है इसकी स्थापना किसने करी थी? अशोक ने करी थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए इनमें से क्या सुमेलित होगा? देखिए उत्तरापथ है, ये कहाँ? तक्षशिला इसकी राजधानी, दक्षिणापथ इसकी सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैनी और प्राची या पूर्व प्रदेश की पाटिलपुत्र। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? जो शूद्र होते हैं, 4 वर्ण आपने पढ़े होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र होते हैं उनके लिए आर्य शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है अर्थशास्त्र में, और अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की है। ठीक है, फिर देखिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी इन्होंने? ये ली थी उपगुप्त से। ठीक है, उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन है, किसने पाटिलपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो पोलीब्रोथा किसने कहा था पाटिलपुत्र को? ये बोला था हमारा मेगास्थनीज ने। ठीक है, मेगास्थनीज ने बोला था। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? ये बोला जाता था हमारा सड़क निर्माण अधिकारी को। ठीक है, जो उस टाइम पे सड़क निर्माण अधिकारी होता था उसको क्या बोला जाता था? एग्रोनोमाई बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? जो मौर्य काल था उस टाइम पे गुप्तचरों को बोलते थे गूढ़ पुरुष। ठीक है, गूढ़ पुरुष उनको बोला जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो वो थे हमारे कौन? तिस्स। ठीक है, तिस्स थे जिन्होंने क्या करा था?
मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप अपने को ढालने की कोशिश करी थी और ये क्या थे, श्रीलंकाई शासक थे। फिर है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा था, जैन धर्म अपना लिया था। तो ये इसका उल्लेख किसमें मिलता है, तो ये मिलता है हमारा परिशिष्ट पर्वन में। ठीक है, जो परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ है इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष मतलब फिस्कल ईयर आरंभ होता था। फिस्कल ईयर कब आरंभ होता था इनका, तो ये होता था इनका आषाढ़ मतलब जुलाई के टाइम से इनका नया वर्ष होता था। ठीक है, जो राजकोषीय वर्ष बोलते थे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। तो अशोक के शिलालेख में किन किन का वर्णन हुआ है, तो ये हुआ है चोल का, ठीक है, फिर होता है उसके बाद पांड्य का, फिर होता है सतीय पुत्र का, फिर होता है केरल पुत्र का। तो इन चारों का वर्णन कहाँ मिलता है, अशोक के शिलालेख में मिलता है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अशोक के बारे में अगर हमको जानना है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होगा, ये होगा हमारा शिलालेख। ठीक है, अशोक के जितने भी शिलालेख हैं वो महत्वपूर्ण होंगे उनके बारे में जानने के लिए। फिर देखिए अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। तो कौन सी ऐसी लिपि थी जो दक्षिण भारत में क्या हुई थी, परिवर्तित हुई थी, तो ये हुई थी हमारा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, फिर देखिए अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया जाता है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है। तो ये किस देश में पाया गया है, ये पाया है अफगानिस्तान में। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए जाते हैं उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है। तो कहाँ की खदानों से निकाला है, ये निकाला है मिर्जापुर के समीप चुनार की खदानों से। ठीक है, फिर है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है। तो भारतीय लिखने की कला नहीं जानती, ये किसकी उक्ति है, ऐसा किसने कहा था, ये बोला था हमारा मेगास्थनीज ने। ठीक है, फिर देखिए किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम के अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। तो ये किया था हमारा बिंदुसार ने। ठीक है, बिंदुसार ने किया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो अशोक ने जब 261 बीसी में क्या करा था, कलिंग की चढ़ाई करी थी। तो इसके लिए हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण स्रोत मिलते हैं इसकी जानकारी के लिए, तो ये मिलते हैं 13वां बृहद शिलालेख। ठीक है, जो 13वां इनका बहुत बड़ा शिलालेख है, इससे हमें जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। जब बिंदुसार की मृत्यु होती है उस टाइम पे अशोक कहाँ का गवर्नर था, ये था उज्जैन का गवर्नर। ठीक है, फिर देखिए किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सारी प्रजा मेरी संतान है। तो ऐसा कब बोला था इन्होंने, ये बोला था पृथक कलिंग शिलालेख में। ठीक है, जो पृथक कलिंग शिलालेख है इसमें इन्होंने बोला था सारी प्रजा मेरी संतान है। फिर है कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख का स्पष्ट करता है। तो कौन सी ऐसी घोषणा है, युद्ध घोषणा है और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को क्या करता है, प्रकट करता है। तो यह है कलिंग का पृथक शिलालेख। अगला है किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित करता है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महात्म्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो ये किस में है, कौन से शिलालेख में ऐसा घोषणा की थी इन्होंने, ऐसा अंकित किया है, तो ये करी थी छठे शिलालेख में। ठीक है, जो इनका छठा शिलालेख है उसमें ये जानकारी मिलती है। फिर देखिए निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है। अब ये आरोही अवरोही क्रम आपको काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रादेशिक, राजुक तथा युक्तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विष्टि है। तो विष्टि क्या होती है, विष्टि होती है बेगारी। ठीक है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो सीता से क्या तात्पर्य होता है उस टाइम पे, ये होता है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। जो राजकीय भूमि होती थी उससे जो भी आय प्राप्त होती थी उसको बोलते थे क्या, सीता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे बड़ा अच्छा नमूना कौन सा है। तो सबसे अच्छा नमूना कौन सा है मौर्य कला में, तो ये हो जाएगा हमारा स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। तो ये विवरण मिलता है हमारा महास्थान बांग्लादेश और शाहगौरा उत्तर प्रदेश से। ठीक है,
फिर है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो इन्होंने श्रीलंका में क्या करा था? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस व्यक्ति को भेजा था? ये भेजा था हमारा महेंद्र और संघमित्रा को। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला है अशोक के मन सेहरा पाकिस्तान एवं शहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है इसमें? ये होता है खरोष्टी लिपि का। ठीक है, खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कहां से अशोक के द्विभाषाई मतलब ग्रीक और आर्माइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये कहां से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं सरेकुना कंधार से। ठीक है, जो सरेकुना है कंधार में, यहां से प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो जो चाणक्य ने कौटिल्य ने क्या करा था? अर्थशास्त्र लिखा था। ये कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये विभाजित हो जाएगा हमारा 15 अधिकरणों में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। तो अर्थशास्त्र में जितने भी उल्लिखित सप्तांग हैं इनमें से कौन कौन से शामिल थे? तो इनमें से शामिल हो जाएंगे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। और ऑप्शन ए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अशोक का समकालीन तुरमई कहाँ का राजा था? तो अशोक का जो समकालीन था तुरमई, ये कहाँ का राजा था? तो ये राजा हुआ करता था मिस्र का। ठीक है, मिस्र का राजा हुआ करता था। फिर देखिए किसके शासनकाल में डाइमेकस या फिर डिमेकस भारत आया था? जो डाइमेकस या डिमेकस थे ये किसके शासनकाल में भारत आते थे? ये आते थे बिंदुसार के शासनकाल में। फिर है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेखित हुआ है? तो अशोक का नाम किस अभिलेख में उल्लेखित है? तो ये हो जाएगा हमारा गुर्जरा अभिलेख में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आज का किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो किस में शामिल है? ये है महावंश में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प मतलब रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक अधिलिखित हैं? तो ये अधिलिखित है हमारा कंगन हल्ली में। ठीक है, कंगन हल्ली रूप चित्र के साथ। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 70+ क्वेश्चंस। होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। ये सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए आप लोग सपोर्ट करें और वीडियो का लाइक करें। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जरूर से चेकआउट करना। और फॉरेस्ट गार्ड के अभी तो 30 दिन बचे हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो। तो यार मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।